तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल खामोश है, पूरी तरह से हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन सच कहूं तो ये हर रोज़ हमारी जान बचाता है। जी हाँ, हम इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जो ठीक हमारे पैरों के नीचे दबी है। वो तार, वो इलेक्ट्रोड जिनके बारे में हम शायद ही कभी गहराई से सोचते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बुनियादी ढांचा हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इसके 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे इस अदृश्य अंगरक्षक के काम करने के तरीके से, फिर जमीन के नीचे दबे हार्डवेयर को देखेंगे, चारकोल और नमक के पीछे का विज्ञान समझेंगे, उन इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम्स को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि प्रोफेशनल्स इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, अदृश्य इलेक्ट्रिकल अंगरक्षक। आखिर जब बिजली बेकाबू हो जाती है तो होता क्या है? जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब घर की किसी उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव में अचानक कोई खराबी आ जाए। मान लीजिए अंदर कोई तार ढीला हो गया और बिजली अपने तय रास्ते से भटक गई। ऐसे में उस खतरनाक फॉल्ट करंट को इंसानों से दूर ले जाने के लिए हमें एक बेहद तेज रास्ते की जरूरत होती है। हमारे सोर्स मटेरियल की एक लाइन इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। उसमें कहा गया है कि अर्थिंग एक शांत अदृश्य अंगरक्षक की तरह है जो हर सेकंड अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। बस इसका काम ये पक्का करना है कि बेकाबू बिजली किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के बजाय सीधे जमीन में चली जाए। अब तकनीकी परिभाषा की बात करें तो अर्थिंग का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जानबूझकर सीधे जमीन यानी पृथ्वी से जोड़ना। लेकिन क्यों? ताकि उस भटके हुए फॉल्ट करंट को फैलने और ख़त्म होने के लिए एक सुरक्षित और बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल सके। इसे आप बिजली के लिए एक तरह का एक्सप्रेसवे समझ सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि करंट हमारे शरीर जैसे मुश्किल रास्ते से होकर ना गुजरे, बल्कि इस हाईवे से सीधा ज़मीन में समा जाए। अब आते हैं भाग 2 पर, सतह के नीचे का हार्डवेयर। आइए प्लेट्स, पाइप्स और स्ट्रिप्स की दुनिया की खोज करते हैं। जब हम जमीन के नीचे के हार्डवेयर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहला है केमिकल अर्थिंग। ये थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसके लिए बहुत कम जगह चाहिए और मेंटेनेंस भी ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए खास केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा है प्लेट अर्थिंग। ये काफ़ी किफ़ायती है, लेकिन इसके लिए बड़ी जगह चाहिए और प्लेट में जंग लगने के डर से इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है। और तीसरा है पाइप अर्थिंग। अगर मिट्टी सूखी या चट्टानी है तो ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि पाइप को ज़मीन में काफ़ी गहराई तक डाला जा सकता है। अब इनमें से कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह से मिट्टी के रेजिस्टेंस, आपके पास उपलब्ध जगह और बजट पर निर्भर करता है। इन तीनों के अलावा एक और बहुत ही असरदार तरीका है जिसे स्ट्रिप अर्थिंग कहते हैं। इसमें तांबे की लंबी पट्टियों या स्ट्रिप्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज किया जाता है। इन्हें जमीन में करीब आधा मीटर गहरी खाइयों में बिछाया जाता है। कई बार तो इन्हें सीधे दीवारों के साथ भी लगा दिया जाता है। ये तरीका उन जगहों के लिए एकदम सही है जहां जमीन में बहुत गहराई तक खुदाई करना मुश्किल होता है। अब सामने दिख रहे इस ग्राफ के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भारतीय मानक के अनुसार जैसे जैसे मिट्टी में उस कंडक्टर या स्ट्रिप की लंबाई बढ़ती है, उसका रेजिस्टेंस कितनी तेजी से नीचे गिरता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आपकी अर्थिंग स्ट्रिप जितनी लंबी होगी, वो फॉल्ट करंट उतनी ही आसानी से और उतनी ही तेजी से जमीन में फैलेगा और जाहिर है सिस्टम उतना ही ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, चारकोल, नमक और मिट्टी। ये हाई वोल्टेज सुरक्षा के लो टेक हीरो हैं। आपने शायद सुना हो, लेकिन नमक और चारकोल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। जब नमक मिट्टी की नमी में घुलता है तो वो ऐसे आयन छोड़ता है जो मिट्टी के रेजिस्टेंस को काफ़ी कम कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये मिट्टी को बिजली का सुचालक यानी अच्छा कंडक्टर बना देता है। लेकिन परेशानी ये है कि नमक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मिट्टी तो कभी भी सूख सकती है। यहीं पर एंट्री होती है चारकोल की। चारकोल अंदर से बहुत खोखला और छिद्रपूर्ण होता है, जो एक स्पंज की तरह नमी को सोख कर रखता है। साथ ही ये एक थर्मल बफर का भी काम करता है, जो इलेक्ट्रोड के आसपास का तापमान बिगड़ने नहीं देता। ये दोनों मिलकर उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल कंडक्टिव केक तैयार कर देते हैं। तो जमीन के अंदर इस केक को तैयार कैसे किया जाता है? इसका प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। प्रोफेशनल्स सबसे पहले 1.5 से 2.5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं।
इसके बाद वे इस गड्ढे को चारकोल और नमक की अलग अलग परतों से भरते हैं। यहाँ सबसे काम की बात है इनका अनुपात। इसे हमेशा 3 भाग चारकोल और 1 भाग नमक के रेशो में रखा जाता है। ये खास बनावट इसलिए जरूरी है ताकि इलेक्ट्रोड को सालों साल नमी और कंडक्टिविटी मिलती रहे, जो लंबे समय तक अर्थिंग सिस्टम को सेफ रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, टीएन, टीटी और आईटी को डिकोड करना। आइए इलेक्ट्रिकल कोड्स के इस अक्षरों के जाल को थोड़ा सुलझाते हैं। चलिए इन इंटरनेशनल मानकों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये कोड्स शुरू में थोड़े जटिल लग सकते हैं, लेकिन हैं बहुत सीधे। पहला अक्षर हमेशा पावर सोर्स, जैसे आपके ट्रांसफार्मर के बारे में बताता है। टी का मतलब है टेरा, यानी सोर्स सीधे पृथ्वी या अर्थ से जुड़ा है। आई का मतलब है आइसोलेटेड, मतलब ये अर्थ से अलग है। अब जो दूसरा अक्षर होता है वो उपभोक्ता के उपकरणों के लिए होता है, और उसके बाद आने वाले अक्षर जैसे एस और सी ये बताते हैं कि न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ वायर दोनों अलग अलग यानी सेपरेट हैं या फिर एक ही तार में कंबाइंड है। उदाहरण के लिए जरा टीटी सिस्टम को ही ले लीजिए। टीटी मतलब टेरा टेरा। इसमें एक टेरा यानी अर्थ कनेक्शन पावर सोर्स पर होता है और दूसरा टेरा सीधे कंज्यूमर के एंड पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उपभोक्ता को अपनी अर्थिंग प्रणाली खुद बनानी होगी, एक पूरी तरह से स्वतंत्र अर्थ इलेक्ट्रोड के जरिए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोड, नमक और चारकोल के बारे में इतनी गहराई से बात क्यों की, क्योंकि टीटी सिस्टम में ये सारी जिम्मेदारी कंज्यूमर के ही कंधों पर होती है। इसके उलट अगर हम टीएनसीएस सिस्टम की बात करें तो इसमें बिजली प्रदाता एक ही तार में न्यूट्रल और अर्थ दोनों भेजता है, लेकिन जैसे ही वो तार हमारी बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है उसे 2 अलग-अलग तारों में बांट दिया जाता है। शहरों में ये सिस्टम काफी आम है, लेकिन ये कोडिंग समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि हमारे घरों या बिल्डिंग्स में असल में किस लेवल की सेफ्टी का इस्तेमाल हो रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पे, भाग 5, सुरक्षित रूप से काम करने का प्रमाण। एक पेशेवर इंसान इस अदृश्य अंगरक्षक का परीक्षण यानी टेस्ट कैसे करता है? ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन सुरक्षा मानकों के पीछे असल में कितना तगड़ा विज्ञान लगा हुआ है। जमीन पर कोई भी टेस्टिंग मशीन या प्रोब रखने से पहले इंजीनियर्स को इन भारी भरकम गणितीय सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिट्टी की प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रोड की लंबाई, उसकी मोटाई, इन सब चीज़ों का हिसाब लगाकर वे पहले ही तय कर लेते हैं कि एक आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। मतलब यहाँ कोई तुक्का नहीं चलता, ये पूरी तरह से शुद्ध फिजिक्स और मैथ है। एक बार जब सारा कैलकुलेशन हो जाता है तो असली दुनिया में इसे फॉल ऑफ पोटेंशियल नाम के एक टेस्ट से परखा जाता है। इसमें मेन अर्थ इलेक्ट्रोड के अलावा 2 और टेस्टिंग प्रोब्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एक करंट प्रोब को मेन इलेक्ट्रोड की गहराई से लगभग 10 गुना ज्यादा दूरी पर जमीन में गाड़ा जाता है। फिर एक तीसरे पोटेंशियल प्रोब को उस पूरी दूरी के ठीक 62% हिस्से पर रखा जाता है। ये 62% वाला नियम इस टेस्ट की सटीकता के लिए बिल्कुल अचूक माना जाता है। हाँ, नतीजों को क्रॉस चेक करने के लिए 52% और 72% दूरी पर भी रीडिंग ली जाती है और फिर उन सबका एक औसत निकाला जाता है। तो इस पूरी टेस्टिंग के बाद आखिर हम किस नंबर की तलाश में होते हैं? वो मैजिक नंबर है 5 ओम से कम। जी हाँ, अगर इलेक्ट्रोड और मिट्टी का औसत रेजिस्टेंस 5 ओम से कम आता है तो समझ लीजिए कि आपका सिस्टम एकदम टॉप क्लास कंडीशन में है। इसका मतलब है कि करंट को जमीन में जाने के लिए एक बहुत ही साफ और तेज रास्ता मिल गया है। अगर ये नंबर ज्यादा आता है तो खतरा है कि वो करंट जमीन में जाने की बजाय किसी इंसान के शरीर से होकर गुजर सकता है। इसीलिए ये नंबर इतना क्रूशियल है।